इस वीडियो में 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कविता राव ने। तो ये जो बुक है ये भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानियों को बताती है जिन्हें अक्सर इतिहास के द्वारा अनदेखा किया जाता था। और इस बुक को किसने लिखा है? कविता राव ने लिखा है। अच्छा, डॉक्टर से एक डे आपको याद आना चाहिए। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी इंटरनेशनल नर्स डे पूछेंगे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को मनाते हैं 12 मई को। और इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी याद रखो 5 मई को मनाया जाता है। बाकी सुदीप मिश्रा अभी फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाम की बुक को लिखा है इन्होंने। काजल सूरी हब्बा खातून नाम से बुक लिखी थी। और नीना गुप्ता की अभी ऑटोबायोग्राफी आई है सच कहूं तो नाम से। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल गवर्नर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत। एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। तो पूरी लिस्ट में आपको बताता हूं कि कौन कहां पे बने हैं। जैसे कर्नाटक की प्रश्न में बात हुई है तो कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं कौन? थावरचंद गहलोत। और ये नाम तो आपने सुना भी होगा, अभी तक ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। मंत्री थे मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब मंत्री पद से इनको हटा दिया गया है और इनको क्या बना दिया गया? राज्यपाल इनको बना दिया गया। कहां का? कर्नाटक का। इनके अलावा विशाखापट्टनम से 16वीं लोकसभा के सांसद हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। और गोवा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। अब ये तो वो 4 राज्य हो गए जहां पे नए राज्यपाल बने हैं, यानी कि इनके नाम आप पहली बार सुनोगे। बाकी बचे हुए जो 4 राज्य हैं उनमें शिफ्टिंग की गई है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया गया। तो उनके नाम याद रखने में आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि अभी तक मिजोरम के राज्यपाल कौन थे? PS श्रीधरन पिल्लई थे। उनको शिफ्ट कर दिया गोवा, वो गोवा चले गए। हरियाणा के अभी तक कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, वो चले गए त्रिपुरा। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन थे? रमेश बेस, वो कहाँ चले गए? झारखंड चले गए। जबकि हिमाचल प्रदेश के अभी तक थे बंडारू दत्तात्रेय, वो चले गए हरियाणा। तो इस तरह से आप देखोगे टोटल 8 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। तो आज की वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपका है, ये आपको याद रखने हैं सारे। पहले तो ये याद रख लेना कि वो 8 राज्य कौन से हैं और उनके कौन कौन नए राज्यपाल बन गए हैं। और फिर भी देखो ये नाम आप लोगों को याद रखने में मैं मदद कर दूं, मतलब कोई ट्रिक बता दी जाए जिससे आपको ये नाम याद हो जाए। तो कल एक ट्रिकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन दबाया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल चुका होगा। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद में, ताकि ये सारे नाम आपको फटाक से याद हो जाएंगे। उसके बाद भी तसल्ली के लिए इनकी क्विज भी आपकी बना करके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे डाल दी जाएगी, वहां पे इनको सॉल्व कर लेना, ताकि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए कि ये सारे नाम आपको याद हो चुके हैं। ठीक रहेगा? चलिए अभी बढ़ते हैं। फिर बताइए टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसे। तो इसका आंसर होगा MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। तो MC मैरीकॉम जो कि बॉक्सर है और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर है, इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। और इनके अलावा पहलवान बजरंग पूनिया को समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। MC मैरीकॉम बॉक्सर हैं जो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। 2020 में पद्म विभूषण का सम्मान मिला था उन्हें। और इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। बाकी मनप्रीत सिंह हमारे पुरुषों की हॉकी टीम के ये कप्तान हैं। और याद रखना उद्घाटन समारोह में ये पहली बार है जब 2 ध्वजवाहक होंगे। एक्चुअली में लिंग समानता को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया गया। एक पुरुष एक महिला को चुना गया है ध्वजवाहक के रूप में। तो फिर से सुनो, उद्घाटन समारोह में तो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह रहेंगे, जबकि समापन समारोह में कौन रहेंगे ध्वजवाहक? हमारे पहलवान बजरंग पूनिया। और अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन बने हैं? मरियप्पन थंगावेलु बने हैं, जो कि हाई जंपर हैं, जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान मिल चुका है। देखो ओलंपिक से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो याद रखो
अशोक कुमार का नाम, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी बने हैं। कौन? अशोक कुमार। एक कर्नम मालेश्वरी का नाम भी याद रखो, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं ये। इनका नाम अभी न्यूज में भी था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर ये बनी है। चलो एक प्रश्न का जवाब आप दो मुझे कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? ये वुमेन कैटेगरी में खेलेंगे ये ट्रांसजेंडर, तो याद रखना इनका नाम है लॉरेल हब्बार्ड। न्यूजीलैंड की हैं ये और ये वेटलिफ्टर हैं। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और पहला ओलंपिक कहाँ पे और कब खेला गया था? तो याद रखना 1896 में खेला गया था ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा पहले तो ये समझो कि ये दरबार मूव प्रथा है क्या। तो आपको पता है कई राज्यों में मौसम बदलने के साथ ही मतलब हर 6 महीने में राजधानी भी बदल जाती है। तो राजधानी को शिफ्ट होने की ये प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं दरबार। जैसे कि जम्मू कश्मीर की यहाँ पे बात करेंगे तो 6 महीने जो यहाँ पे राजधानी रहती है वो श्रीनगर रहती है, यानी कि आप कह सकते हो समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है और विंटर कैपिटल इसकी जम्मू। तो ये जो राजधानी बदलने की ये जो परंपरा है ये 1862 में डोगरा शासक गुलाब सिंह ने शुरू की थी। तो राजधानी बदलने से कार्यालय के जो सामान होते हैं ना और जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी मूव करते हैं, उन्हें भी मूव करना पड़ता है। 6 महीने यहाँ रहेंगे तो 6 महीने वहाँ रहेंगे। तो सामानों की शिफ्टिंग करने में, इधर से उधर करने में, मतलब एक बार राजधानी बदलने में आप मान के चलो लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। साल में 2 बार आप राजधानियां चेंज कर रहे हो तो लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस प्रथा को ही खत्म कर दिया गया तो आप कह सकते हो लगभग हर साल 200 करोड़ रुपए बचा करेंगे। तो अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया? तो जम्मू कश्मीर ने। तो अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर को देख लीजिए। देखो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज, इन्होंने हौसला योजना को शुरू किया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो श्रीनगर में। और भारत का पहला गांव कौन सा है जहां पे सभी वयस्क आबादी को 100% टीकाकरण किया गया था? गांव था जम्मू कश्मीर का वयान गांव। यहीं पे ही सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है। उसके अलावा आपको याद होगा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि जनवरी में हुई थी, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी, जिसे आईटीबीपी ने जीता था, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। जबकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, फरवरी की बात है, और इसमें टॉप पे जम्मू कश्मीर ही रहा था। अच्छा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पंकज मित्तल है। और अभी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी थी? पूजा देवी बनी थी। अच्छा रऊफ नृत्य ये कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। और अभी जम्मू कश्मीर से 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो? एक तो है कश्मीरी केसर और एक है गुच्छी मशरूम। देखो यहाँ पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिल जाएगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिल जाएगा, और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ वुलर झील की। लेकिन याद रखना हेमिस नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा लद्दाख में। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद अब ये लद्दाख में आता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में इंडिया टू द रेस्क्यू नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुशांत सिंह और श्रुति राव ने। तो पत्रकार हैं ये सुशांत सिंह और लेखक श्रुति राव, इन दोनों ने मिलकर के एक नई बुक लिखी है बच्चों के लिए जिसका नाम है इंडिया टू द रेस्क्यू। तो ये याद रखना। बाकी देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको बताते हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? होम इन द वर्ल्ड। सलमान रुश्दी की बात कर लीजिए। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 टू 2020 नाम की बुक को लिखा है। अमिताभ घोष की बात करें तो लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी इन्होंने। रवि शास्त्री पहली बार इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और देखो कुछ और इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ मैं आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे आसार हैं, जैसे कि शरण कुमार लिम्बाले,
30वां सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे की बात करेंगे तो 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता है इन्होंने अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको याद रखना और याद होने चाहिए ये आपको, कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में 2021 महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा होउ यिफान ने। होउ यिफान ये चाइना के शतरंज प्लेयर हैं और अभी इन्होंने FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इसमें इन्होंने किसको हराया, या आप यूँ कह दीजिए रनर अप कौन रही, उप विजेता कौन रही? तो वो भारतीय है। इन्होंने भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली को हराया है। तो याद रखना, होउ यिफान ये एक चीनी शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये, और 4 बार की महिला विश्व शतरंज चैंपियन भी है ये। और इसी के साथ वे ग्रैंड मास्टर के खिताब के लिए क्वालिफाई करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी हैं। और इसी के साथ आप याद रखना कि महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी हैं ये। क्या नाम है? होउ यिफान। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने थे? अभिमन्यु मिश्रा बने थे, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। वैसे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हैं, वो तमिलनाडु से हैं। अब अच्छा, वैसे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? हमारे अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर है। इन्हें ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। चलिए, अब तो ये प्रश्न बताइए कि देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो याद रखना S विजय लक्ष्मी है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और देखो, चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं FIDE। FIDE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, मतलब कि लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसने निपुण भारत पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने अभी निपुण भारत पहल को शुरू किया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? 2026-27 तक ग्रेड 3 तक के विद्यार्थियों के अंदर अंक गणित को सीखने समझने की क्षमता को विकसित करना, यानी कि बेसिक एजुकेशन ऑफ न्यूमरल नॉलेज उनको देना। और निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये ध्यान रखना। चलिए, आप तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये किस समिति की सिफारिश पे लाई गई थी? कस्तूरी रंगन समिति पे। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो सार्थक योजना। और अभी लेटेस्ट आप बात करोगे तो एजुकेशन से रिलेटेड एक स्कीम, एक योजना शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। उसका नाम क्या था? साल्ट योजना, जिसका उद्देश्य था मूलभूत शिक्षा को बढ़ावा देना। और इसी तरह से केरल में एक योजना चलती है वन स्कूल वन IAS योजना। रमेश पोखरियाल की बात करेंगे, इन्हें एक सम्मान मिल चुका है, कनाडा का साहित्य गौरव सम्मान इनको मिल चुका है। याद रखना, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उत्तराखंड के अभी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पुष्कर सिंह धामी उनका नाम है, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में बोल्ड परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान में। देखो, बोल्ड का मतलब क्या हो गया? बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो अभी हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने, किसने? KVIC ने मरुस्थलीकरण को कम करने के उद्देश्य से और आदिवासी लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभी राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडवा गांव में ये बोल्ड नाम की एक परियोजना शुरू की है। और याद रखना, ये देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो इसमें है क्या? तो अभी इसमें असम से बांस के 5000 पौधे मंगवाए गए और उन्हें यहाँ राजस्थान में लगभग 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पर लगवाया गया है। और बांस ही क्यों? क्योंकि बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। साथ में जो बांस होते हैं वो पानी का संरक्षण करते हैं और भूमि की सतह से
पानी के वाष्पीकरण उसको भी कम करने में मदद करते हैं। और इस तरह से केवीआईसी ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। तो इसका फायदा क्या होगा, इसके दो फायदे हो जाएंगे। एक तो मरुस्थलीकरण कम होने में मदद मिलेगी, साथ में देखो बांस जल्दी ग्रो कर जाएंगे। 2-3 साल में बांस का पौधा बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा पूरा। तो जो बांस को जो आदिवासी लोग हैं वो काट सकेंगे और उसको बेच सकेंगे, तो उनकी आजीविका भी चलती रहेगी। बांस याद रखना ये कोई पेड़ नहीं है, ये घास है, घास के अंदर आता है बांस। चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब दे दो, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? और अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, तो 17 जून को मनाया जाता है। अब उदयपुर से इसको शुरू किया गया। उदयपुर याद रखना, इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। और झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति जो आयु है 60 बरस, तो उसको बढ़ा करके कितने बरस कर दिया गया? तो आंसर होगा 62 ईयर। तो अभी केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनिमय 1960 में संशोधन करके भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अध्यक्ष हैं उनके रिटायरमेंट एज को 60 बरस से बढ़ा करके 62 ईयर कर दिया है। अच्छा, वैसे हमारे एलआईसी के चेयरमैन है कौन जिनके रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के लिए अभी संशोधन किया गया? तो वो है एमआर कुमार। एलआईसी की स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, वैसे आपको याद होगा इसी से हमारे जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज भी कितनी होती है? 62 ईयर होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। और शायद आपको याद भी हो, पिछले साल हमने पढ़ा था कि पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 बरस से घटा करके कितना कर दिया था? 58 ईयर कर दिया था। जबकि तमिलनाडु ने क्या किया था? अपने सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है वो 59 थी पहले, उसे बढ़ाकर फिर कितना कर दिया? 60 ईयर कर दिया। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नया मंत्रालय बनाया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय। तो अभी केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय नाम से एक नया मंत्रालय बनाया है। तो ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। और ये मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करने का भी काम करेगा। अब मंत्रालय बन गया तो इसके मंत्री भी होंगे, यानी कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री ये कौन होंगे? तो ये जल्दी पता लग जाएगा जैसे इनको नियुक्त किया जाएगा। तब तक आप एक काम करो, आप ये बताओ कि सहकारिता दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ये बताओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तो अभी हम मना के निपटे हैं। तो याद रखना, जुलाई के पहले शनिवार को ये मनाया जाता है। इस बार हमने इसको 3 जुलाई को मनाया है। याद रहेगा ना अब आपको? तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में द 4th लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। बुक का नाम क्या है? द 4th लायन एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। तो ये जो बुक है इसमें 26 निबंध शामिल हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा नितिन गडकरी। हमारे एमएसएमई मंत्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी ये खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये गाय के गोबर से बना भारत का पहला और एकमात्र पेंट है। और उन्होंने अभी जयपुर में इस पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का भी उद्घाटन किया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या ऑडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहाँ पे। और अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो पहले तो इसे लाइक ज़रूर करें, फिर शेयर करें।